नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स ही, और चैप्टर हमारा होगा 1। और हमने स्टार्ट कर दिया है प्रश्नों की श्रृंखला। और मैं आपके सामने ऐसे ऐसे प्रश्न ला रहा हूँ जो यूपी बोर्ड से लेकर के और कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों के लिए भी वो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग, जैसा कि मैंने बताया है पिछले उसमें, कि पहले आप लोगों के सामने प्रश्न आएगा, आप लोग उसका उत्तर देने की कोशिश करें। उसके बाद पिछले वीडियो में आप लोगों ने अपना नंबर कमेंट करके नहीं बताया है। भाई आप लोग नंबर कमेंट करके बताइए तो मुझे थोड़ा ये होगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसे क्लासेस के लिए उत्सुक हैं। यदि आप लोग ऐसे क्लासेस के लिए उत्सुक हैं तब तो आप लोगों को क्लास प्रदान की जाएगी, नहीं तो फिर क्या मतलब रह जाएगा हमारा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग भाई कमेंट करके अपना स्कोर बताएं। सर मेरा इतना स्कोर आया, तो हमें प्रसन्नता होगी कि हाँ आप लोग जानते, मतलब कैसी आप लोगों की जानकारी, ये थोड़ा चेकअप हो जाएगा हमारे द्वारा। चलिए, तो पहले आप लोगों के सामने प्रश्न आएगा, आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो 3 लेक्चर पढ़ाए गए इस पार्ट के लिए, उनको जाकर के एक बार फिर से देखिएगा और फिर वो रिकॉल हो जाएंगे और सारा आंसर आप लोगों से बनेगा। तो हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर दें। 15 प्रश्न हमने करवाया था, 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो 16वां प्रश्न है क्या, आइए देखते हैं। कह रहा है, 2 समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान है। पहला ऑप्शन है -Q/2, दूसरा ऑप्शन है -Q/4, तीसरा ऑप्शन है +Q/4 और चौथा ऑप्शन है Q/2, +Q/2। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही है। चलिए भाई, तो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा आप लोग लगाइए, वीडियो रोक लीजिए और इसको लगाइए। यदि ना लगे तो मैं लगवा रहा हूं, आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है, एक आवेश आपका क्या है, Q है, और दूसरा आवेश भी Q है। इनके मध्य में तीसरा आवेश Q रखा जाता है। फिर कह रहा है, यदि निकाय संतुलन में हो, यानी कि इन पर कोई परिणामी बल कार्य ना करे या जितने भी बल कार्य कर रहे हैं सभी बलों का योग 0 आ जाए, तो इस Q का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे, हमने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो भाई इन दोनों के मध्य बल कार्य करेगा और इन दोनों के मध्य बल कार्य करेगा और इन सभी बलों का परिणामी क्या होगा, 0 होगा। तो भाई अब मध्य बिंदु पर Q रखा गया है तो टोटल परिणामी बल जो आ जाएगा, परिणामी बल एक आ जाएगा Q और Q के मध्य, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस दूसरा बल इन दोनों के मध्य काम करेगा 1/4πε0 Q और मध्य बिंदु है तो दूरी हो जाएगी r/2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि परिणामी बल कह रहा है 0 हो, यानी निकाय संतुलन में हो, तो यानी परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा। 1/4πε0 Q/r² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा क्या, Q बचेगा और यहाँ बच जाएगा कैपिटल Q और ये हो जाएगा r²/4, तो r² तो कॉमन हो गया, यानी 1/4। ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और इसको इधर भेज दें तो ये 0 हो जाएगा। तो Q + 4Q। अब बेटा +Q इधर +Q है, उधर +Q इधर आएगा -Q हो जाएगा बराबर 4Q। तो ये आ जाएगा -Q/4 बराबर Q। तो यानी मतलब Q का मान क्या होगा, -Q/4 होगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, पहला ऑप्शन तो -Q/2 है, दूसरा ऑप्शन -Q/4 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। तो 17वां सवाल है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान A है बढ़ जाएगा, B है घट जाएगा, C है वही रहेगा और D है 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं
जैसे मान लीजिए कोई निर्वात दबाव वायु हो तो उनके बीच आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है क्योंकि मतलब Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब बेटा जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा जिसका परावैद्युतांक K हो यानी कुचालक पदार्थ रख दिया जाएगा तो इसका मतलब आ जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यह प्रोपोर्शनल होता है 1/K। भाई सारी वैल्यू सेम है केवल K ही तो बदल रहा है, इसका मतलब यह प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/K। तो इसका मतलब कार्य करने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो परावैद्युतांक के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका मतलब जब परावैद्युतांक रख देंगे, जब परावैद्युतांक आ जाएगा तो बल का मान घट जाएगा क्योंकि इसका मान जैसे बढ़ेगा तुरंत तो इसका मान घटेगा, व्युत्क्रम का यही संबंध होता है। तो इसका मतलब जब दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो उसका यानी जो प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान घट जाएगा। तो यानी ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही है। अब हम लोग सवाल नंबर 18 देखेंगे। तो हम प्रश्न बेटा पढ़ रहे हैं, बोर्ड पर प्रश्न आप लोगों को दिखाई देगा, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए भाई सवाल देखिए। सवाल 18 नंबर, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q एवं -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा। चलिए भाई पहले आवेश क्या था बेटा, हाँ ऑप्शन नंबर ए है F, ऑप्शन नंबर बी है F/2, ऑप्शन नंबर सी है F/4 और ऑप्शन नंबर डी है F/8। तो बेटा एक आवेश आपका क्या है +4q और एक आवेश दूसरा क्या है -2q, ध्यान दीजिएगा, और इनके बीच की दूरी कितनी है r है। तो भाई इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या है F। कौन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है। तो भाई F बराबर अगर देखेंगे तो 1/4πε0 q के जगह पर 4q और इंटू 2q बटे आर स्क्वायर। भाई कुलाब का नहीं यही तो होता 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ माइनस चिन्ह नहीं ले रहे, बल सदिश राशि तो है, तो यानी कि ये केवल दिशा ही प्रदर्शित हो जाएगी, यानी प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा, है ना, लेकिन वो माइनस नहीं लिया जाएगा। जहां पर कोई अदिश राशि हो जैसे विभव जब हम आगे पढ़ाएंगे तो वहां ज्ञात जब करना होगा तो अगर माइनस आवेश है तो उसको हम लेंगे। लेकिन अगर जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई तो वहां माइनस के कारण दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो वहां हम दिशा को ही लेते हैं, उसका धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते हैं। तो बेटा ये F आ गया, यानी F बराबर आ गया 1/4πε0 4×8 q² बटे r²। फिर कह रहा है दोनों आवेशों को स्पर्श कराया जाता है, और जब दोनों आवेशों को स्पर्श कराया जाएगा और फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाएगा। तो बेटा जब दोनों आवेशों को हम स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने के बाद आवेशों का स्थानांतरण होगा। आवेशों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, यानी अधिक से कम आवेश माने अधिक आवेश से कम आवेश की ओर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। तो बेटा एक पर यदि आवेश Q1 है और दूसरे पर आवेश Q2 है, तो जब इनको स्पर्श करा दिया जाएगा तो दोनों पर जो आवेश होगा वो Q1 + Q2 बटे 2 होगा। दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 बटे 2। तो यहाँ पर एक पर आवेश क्या है 4q है प्लस, और दूसरे पर क्या है -2q है। और जब इनको स्पर्श करा दिया जाएगा, स्पर्श कराने पर आवेश बेटा आ जाएगा 4q + -2q और बटे 2। तो यह आ जाएगा 4q और प्लस माइनस -2q बटे 2। 4q में से 2q जाएगा 2q बटे 2, यानी आवेश क्या आ जाएगा q आ जाएगा। तो अब बेटा इस पर भी q आवेश आ गया और इस पर भी आवेश q आ गया, और दूरी कितनी है r ही है। तो अब बल देखेंगे, इसको मान लेते हैं F डैश बेटा। तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू q/r²।
अब चाहो तो एफ को एफ डैश से क्या कर दें, भाग कर दें, या एफ डैश को एफ से भाग कर दें, तो एफ डैश अपान एफ बराबर इसको इससे भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी चूंकि ये ऊपर है यानी 1/8 बचेगा, यानी एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ अपान 8। यानी कि जब दोनों आवेशों को स्पर्श करा करके पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाएगा तो जो अब लगने वाला वैद्युत बल होगा वो पहले बल का 8वां भाग होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी सही है। तो 19 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात। संहत माने होता है द्रव्यमान, संहत माने क्या होता है, माने कंटेनिंग, कोई किसी वस्तु की कंटेनिंग, तो कंटेनिंग जितनी रहती है इसका मतलब वो उस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान ही है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहत का अनुपात यानी ई अपान एम, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ई अपान एम का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे ई का मान होता है, हम लोग जानते हैं 0.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यम आपका क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो बेटा ये हो जाए दशमलव हट जाएगा 16/91, 10⁻⁻19 और 10⁻+31, ये कूलम पर किलोग्राम हो जाएगा। अब बेटा ये हो जाएगा 16/91 और ये बचेगा 31 में से 19 जाएगा 12 बचेगा। अब ऐसा करते हैं यहाँ से 0 इधर ले आते हैं, 160/91 हो जाएगा, गुणे 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसको जब भाग करेंगे तो 1.77 गुणे 10⁻11 आ जाएगा कूलम पर किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा आप लोगों के सामने सवाल नंबर 20 प्रदर्शित है, आप लोग देखिए। सवाल कह रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका तो सवाल प्रदर्शित होने के साथ साथ आपका आंसर आ जाना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, बी वाला ऑप्शन है कूलम प्रति न्यूटन, सी वाला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम और डी ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर होती है F अपान Q नॉट। इसका मतलब ये हुआ किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है। अब बेटा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा आप लोगों के सामने सवाल नंबर 21 प्रदर्शित है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सवाल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन ए है वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट अपान मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है वोल्ट गुणे मीटर और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कोई आप बिंदुओं पर क्यू आवेश रखा हुआ है और इसके कारण आर दूरी पर बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। अब चूंकि वोल्ट मात्रक होता है किसका, विभव का, मैंने ई और बी में कोई संबंध है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में कोई क्या संबंध होता है, वैसे विभव हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं तो हम उसका पोस्टमार्टम किए देते हैं। तो बेटा अब क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता तो ये आ गई, और क्यू ही आवेश के कारण आर दूरी पर जो विभव आता है वो 1/4πε0 Q अपान आर आता है। चलिए भाई, तो अब हम देखते हैं या इसी में क्या करते हैं 1/4πε0 और यहाँ आर से गुणा भाग कर रहे हैं, Q अपान आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे आर, ई बराबर आ जाएगा बी अपान आर। अब विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। या ऐसे कह सकते हैं
B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, वैद्युत विभव Q आवेश के कारण R दूरी पर। यदि ये ना समझ में आए तो दूसरे तरीके समझ लीजिए। और E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, सॉरी Q अपान R गुणे 1/R, और इसको लिख सकते हैं B और गुणे 1/R। तो E बराबर हो गया B अपान R। अब विभव का मात्रक बेटा वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अब हम लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो भी आपके लिए फिजिक्स आसान रहेगा। आप अगर BHU का एग्जाम देते हैं तब भी, अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं वहां भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप IIT मेंस जेईई मेंस की परीक्षा देते हैं तो वहां भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे। और मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों का पोस्टमार्टम भी कर रहा हूं, यानी कि उन प्रश्नों की व्याख्या भी कर रहा हूं। तो भविष्य में आपसे इन प्रश्नों से जुड़े हुए चीजें आपसे छूटने वाली नहीं हैं और उनका उत्तर आप तुरंत दे ले जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर यदि जुड़े हैं तो फिर जैसा कि मेरा टाइटल है कि अगर आपको 90% से अधिक अंक प्राप्त करना है तो इस चैनल से जुड़िए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ध्यान देंगे। अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 22 उपस्थित है, इसको आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। विकल्प देखिए आप लोग क्या लगाते हैं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है एक, हर बातों को गहराई से समझिए। एक इलेक्ट्रॉन, भटकना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एक है, और उस पर आवेश क्या है स्मॉल e है, और उसका द्रव्यमान क्या है स्मॉल m है। तो वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है तो उसको आपको त्वरण निकालना है। तो ध्यान देंगे, अगर गतिमान है बेटा तो F बराबर m में कार्य करेगा। अब हम लोग जानते हैं अगर Q आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र E में प्रवेश करता है तो उस पर कार्य करने वाला वैद्युत बल F बराबर होता है QE। तो F बराबर हो जाएगा QE और बराबर हो जाएगा NE। अब Q की वैल्यू क्या होगी NE होती है ना, इंटू E बराबर ME। और बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एक, गुणे E इंटू E बराबर ME। तो A बराबर आ जाएगा E अपान स्मॉल m। तो त्वरण कितना आ गया E अपान स्मॉल m। ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग सवाल नंबर 23 देखेंगे। सवाल नंबर 23 देखो आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। भाई कह रहा है कि चित्र 1.86 में आवेशों Q1 व Q2 के कारण वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। दोनों आवेशों के चिन्ह क्या हैं? ये CBSE 2010 में पूछा गया है। चलिए भाई आप लोग जान जाएंगे तुरंत। पहला ऑप्शन इसमें है दोनों ऋणात्मक हैं, दूसरा ऑप्शन है दोनों धनात्मक हैं, तीसरा ऑप्शन है Q1 धनात्मक है परंतु Q2 ऋणात्मक है, और चौथा ऑप्शन है Q1 ऋणात्मक है परंतु Q2 धनात्मक है। जो क्लास पढ़े होंगे, जो प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे 1 2 3, उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछला वीडियो देखिए, तब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे। तो भाई जैसे ये आपका Q1 आवेश है, अब यहां से ऐसे देखो ऐसे तो दिशा बनी है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो इसकी ओर है, सॉरी वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो Q1 की ओर है, और यहां पर ऐसे आवेश है, ऐसे तो है, सॉरी ये ऐसे तो है, ये ऐसे है। अब ये आपका Q2 है। तो यहाँ पर चूंकि जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशाएं ये तीर के द्वारा दिशा प्रदर्शित की गई है, और दिशा किधर है Q1 की ओर, यहाँ दिशा किधर है Q2 की ओर। तो इसका मतलब जब वैद्युत बल रेखाओं की दिशाएं जो होंगी वो आवेशों की ओर होगी, तो इसका मतलब वो आवेश क्या है ऋणात्मक है, वो आवेश क्या है ऋणात्मक है। क्योंकि धनावेशों में क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं या वैद्युत बल रेखाएं की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है, जबकि
ऋणावेश में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है या वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो ऋणावेश की ओर होती हैं। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशाएं हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो क्या है, Q1 और Q2 की ओर है। इससे साबित होता है कि ये आवेश Q1 और Q2 क्या है, दोनों ऋणात्मक हैं। तो दोनों ऋणात्मक वाला ऑप्शन कौन है, ए। तो ए ऑप्शन आपका सही है। बेटा सवाल नंबर 24 है, 24 आप लोगों के सामने है। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी धन से ऋण आवेश की ओर और डी ऋण से धन आवेश की ओर। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव पहले जानिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो -q व +q यानी दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है, 2l होती है। माने वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने होते हैं या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगी और इसे P से प्रदर्शित करेंगे। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। किधर से किधर, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो इसका मतलब आपसे आपका क्या हो जाएगा, ऋण से धन आवेश की ओर, यानी कि 24 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने 25वां सवाल प्रदर्शित हो रहा है। आप लोग देखिएगा, मैं एक एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, उनसे जो जुड़ी हुई बातें हैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिए। काफी परिश्रम करने के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है और उसके बाद क्लास अपलोड करने में समय लगता है। तो इस वजह से आप लोग भैया कम से कम वीडियो तो लाइक कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप लोगों के साथ कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को देखें। और इस लॉकडाउन में अपने आप को, वो जो बच्चे अभी शिक्षा से दूर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको शिक्षित करने का ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये आप लोग ये बीड़ा उठा लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप हमारे सच्चे शिष्य हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 25 कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r हैं अनुक्रमानुपाती होती है। ए है 1/r के, बी है 1/r² के, सी है 1/r³ के और डी है 1/r⁴ के। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा आप लोगों ने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, लेकिन आपने वहां अच्छी स्थिति में आपने देखा था 1/4πε0 2πr³ और निरक्षीय स्थिति में क्या देखा था 1/4πε0 और p/r³। तो दोनों स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 1/r³ के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है या r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर 26 बेटा। सवाल नंबर 26 आप लोगों के सामने है। कह रहा वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है माने तो बेटा टो बराबर होता है क्या, टो बराबर होता है पी साइन थीटा। तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर टो बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये तो होगा। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 26 का बी सही हो जाएगा। इसको सदिश रूप में लिखा जाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो ऐसे P साइन थीटा है तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तो बराबर हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी इसकी क्या, नीचे की कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर बल आघूर्ण की जो दिशा होगी। देखेंगे सवाल नंबर 27।
तो सवाल नंबर 27 आप लोगों के सामने है, आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। कह 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश और कितने माइक्रो कूलाम के हैं? 2 माइक्रो कूलाम के हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, एक है आपका -2 माइक्रो कूलाम और एक है आपका +2 माइक्रो कूलाम। और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। आपको पहला ऑप्शन देखना है, ए 6 कूलाम मीटर, बी 6 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम मीटर, सी 12 कूलाम मीटर और डी 12.0 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम। तो देखेंगे अब भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो P बराबर होता है क्या? Q गुणे 2L होता है, एक होता है। मैंने कोई एक आवेश ले लीजिए, तो कोई एक आवेश, तो चूंकि ये 2 माइक्रो कूलाम है तो इसको कूलाम में बदलेंगे, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है बेटा 10 के घात -6 कूलाम। तो 2 माइक्रो कूलाम है तो 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। और 2L मैंने दूरी 2L से प्रदर्शित की जाएगी, तो कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। जो 2L है, 2L बराबर है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम किसमें बदलेंगे? मीटर। 3 गुणे 10 के घात -2 मीटर। तो यह आ जाएगा 3 गुणे 10 के घात -2 मीटर। तो इस तरह से 3 दूनी 6 और 10 के घात कितना हो जाएगा? -8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सही है 6 गुणे 10 के घात -8 कूलाम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 28। तो सवाल नंबर 28 आप लोगों के सामने है, देखिए आप लोग। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर होगा। पहला ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 के घात -19, दूसरा ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 के घात -20, तीसरा ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 के घात -29 और चौथा ऑप्शन है 3.2 गुणे 10 के घात -29। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होंगे तो इसका मतलब एक पर ऋणावेश होगा और एक पर धनावेश होगा। ऐसे तो होंगे, एक -C और एक हो जाएगा क्या? +C। और इनके बीच की जो दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है ना। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर होता है बेटा Q गुणे 2L। अब दूरी कितनी है? 2L बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के घात -10 मीटर। और आवेश कितना है? E। तो P बराबर हो जाएगा E गुणे 10 के घात -10 मीटर, सॉरी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। तो E की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुणे 10 के घात -19 और 10 के पावर -10 आपका है, तो आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात -29 कूलाम मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सही है 28वां का सी। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 29। तो सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिएगा प्रश्न। कह रहा है एक आवेश जो एक वैद्युत द्विध्रुव से किसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में है, एक बल F का अनुभव करता है। यदि आवेश की दूरी दुगनी कर दी जाए तो आवेश पर लग रहा बल, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है और किसी दूरी पर स्थित है, मान लो -Q है और +Q है, और किसी दूरी r पर स्थित है, तो इनके बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल बेटा निकालेंगे, पहले तीव्रता निकालेंगे। तो E बराबर 1/4πε0 और क्या होगा अक्षीय स्थिति में 2P/r³ होगा, है ना। तो ये बराबर क्या होगा? Q × E। तो Q तो आपका है ही है और E की वैल्यू 1/4πε और 2P/r³। तो ये बराबर इतना आ गया। अब फिर कह रहा है दूरी दुगनी कर दी जाए, तो जब दूरी दुगनी कर दी जाएगी बेटा तो इसको F' हो जाएगा, तो आवेश तो वही है, तो Q 1/4πε0 और 2P/2r³
तो F डैश बराबर Q गुणे 1/4 और 2P बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 R3। तो हम क्या करेंगे कि F डैश को F से भाग कर देंगे, F डैश को F से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो सीधे सीधे पूरा क्या हो जाएगा, F डैश को F से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1/8, है ना। तो ये F डैश बराबर हो जाएगा F/8। तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 30 है। सवाल नंबर 30 आप लोग देखिए और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। 30वां क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव ई में स्थित है तथा द्विध्रुव व क्षेत्र दोनों कागज के तल में है। द्विध्रुव को बिंदु ए पर कागज के तल के लंबवत अक्ष के प्रतः वामावर्त घुमाया जाता है। यदि घूर्णन थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से नापा जाए जो द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण टाउ व घूर्णन कोण थीटा के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं टाउ बराबर होता है P sin थीटा। तो इस क्रम में देखा जाए टाउ निर्भर करेगा किस पर, साइन थीटा पर। टाउ किस पर निर्भर करेगा, साइन थीटा पर। तो जब टाउ साइन थीटा पर निर्भर करेगा तो बेटा साइन का ग्राफ ऐसे होता है। मैथमेटिक्स में आप लोग साइन का ग्राफ पढ़ेंगे तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो अब कह रहा है वक्र एक, तो वक्र एक का जो ग्राफ स्टार्ट है, आप लोग प्रश्न को देखें तो यहां से स्टार्ट है ये। तो ये तो बेटा काश का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ होता है, काश का ग्राफ होता है। अब ऐसे यहां से है, यहां से ग्राफ स्टार्ट है तो ये काश का ऋणात्मक ग्राफ होता है। यहां से ग्राफ स्टार्ट है तो इसका मतलब ये साइन का ऋणात्मक ग्राफ होता है। और टाउ प्रोपोर्शनल किसके हैं, साइन थीटा। तो इस तरह से ग्राफ इसमें देखिए आप लोग, तो ग्राफ प्रदर्शित हो रहा है, ग्राफ नंबर 3। तो आपका आंसर सही हो जाएगा क्या, सी। तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 31। 30वां सवाल देखिए, बहुत स्टैंडर्ड सवाल था। आप लोगों के सामने रख देंगे तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को देखिए। मैं देखो हर प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। हर प्रश्नों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। ये नहीं मैं केवल विकल्प बता दे रहा हूं, मैं विकल्प बताने से पहले तमाम फैक्ट उससे संबंधित आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग बेटा एक केवल काम करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है चैनल को, कि लोग शिक्षित हो सके। हमारा मकसद है कि कोई भी बच्चा छूटे ना, मैंने एक भी बच्चा छूटा सपना हमारा टूटा। तो सभी बच्चे पढ़ें और सभी बच्चे बढ़ें। इस लॉकडाउन में वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 31। तो सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। प्रश्न को ध्यान देंगे, इस प्रश्न में लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ए न्यूटन प्रति कूलम, बी वोल्ट प्रति मीटर, सी जूल प्रति कूलम और डी जूल प्रति कूलम प्रति मीटर। तो ध्यान देंगे, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है। लोग अक्सर गलतियां करते हैं, नहीं को नहीं ध्यान देते हैं, बस वहां गलतियां कर बैठते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो बेटा न्यूटन प्रति कूलम तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है ही है। दूसरा हमने बताया वोल्ट प्रति मीटर, ये भी अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तीसरा आंसर है जूल प्रति कूलम, इस पर हम पहले बाद में चर्चा करेंगे। वैसे जूल मतलब बी मतलब डब्लू और कूलम मतलब आवेश, तो W/Q ये हो जाएगा बेटा विभव हो जाएगा। ये किसका है, विभव है, विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, जूल प्रति कूलम प्रति मीटर। तो ये कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन रहा है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। भाई W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, W/D और Q ऐसे आपके है तो QD हो गया। और W यानी कार्य और कार्य का मात्रक जूल और प्रति आवेश Q यानी कूलम और ये हो जाएगा क्या, मीटर। तो जूल प्रति कूलम प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो पूछा था कौन नहीं है, तो
तो कौन नहीं है? जूल प्रति कूलाम नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 32। तो सवाल नंबर 32 आप लोग देखिए प्रश्न को। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल होगा। पहला है 4.8 × 10⁻14 न्यूटन, बी है 4.8 × 10⁻10 न्यूटन, सी है 8.4 × 10⁻14 न्यूटन और डी है 8.4 × 10⁻10 न्यूटन। तो बेटा कह रहा अल्फा कण। तो बेटा अल्फा कण हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो 2 प्रोटॉनों पर तो प्लस हो जाएगा कितना? 16 × 32 यानी प्लस 3.2 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो आवेश अल्फा कण पर हो जाएंगे प्लस 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो E बराबर है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमको क्या निकालना है? वैद्युत बल Q × E। तो Q की वैल्यू कितनी? 3.2 × 10⁻19 और E की वैल्यू 15 × 10⁴। तो ये आ जाएगा कितना? 15 × 30 और 15 × 45 और 3 48। यहाँ दशमलव हो गया, 19 में से 4 जाएगा 10⁻15। दशमलव इधर ले आओ, 4.8 × 10 हो जाएगा 10⁻15 आपका ही है। तो आ जाएगा 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 33। तो सवाल नंबर 33 क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर 0 होगी, बी है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के सभी बिंदुओं पर 0 होगी, सी है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी और डी है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होगी। चलिए भाई हम देखते हैं, इसको सवाल को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका वैद्युत द्विध्रुव निकाय है -Q और +Q। अब इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो कुछ ना कुछ आता था, लेकिन मध्य बिंदु पर तीव्रता 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि मध्य बिंदु पर अगर तीव्रता निकालें -Q के कारण तो इधर हो जाएगा। मान लो इसको मान ले रहे हैं क्या? E1 और +Q E2। तो E2 किधर होगा? इससे दूर होगा। माने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ऋणावेश के कारण उसी की ओर होती है और धनावेश के कारण उससे दूर होती है। तो इसके कारण जो तीव्रता इधर हुई वो इसके ओर हो गई, इसके कारण जो तीव्रता होगी वो इसके ओर होगी। तो दोनों एक ही दिशा में हैं, इस वजह से मध्य बिंदु पर तीव्रता 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, ये 0 कह रहा है। बी वाला ऑप्शन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के सभी बिंदुओं पर 0 होगी। बेटा हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, E बराबर 1/4πε0 P/r3। तो इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। तो फिर कह रहा है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी। तो निरक्ष के सभी द्विध्रुव पर, जैसे मान लीजिए निरक्षीय स्थिति में आप लोग तीव्रता निकाले थे, ये देखिएगा निरक्षीय स्थिति में ये मान लीजिए -Q था और ये +Q था और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या था? P। अब यहाँ पर जब तीव्रता निकाले थे तो इससे दूर आया था V1 और यहाँ पर इसी की ओर आया था। तो जो परिणामी तीव्रता ही आई थी वो क्या आई थी? इसके समांतर आई थी, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर आई थी। तो इसका मतलब लंबवत कह रहा है, इसका मतलब गलत कह रहा है। तो डी वाला है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर होगी। तो निरक्ष के सभी बिंदुओं पर यानी इन अक्ष के लंबवत चाहे जिस बिंदु पर लिया जाए निरक्षीय स्थिति में सदैव आएगी क्या? द्विध्रुव के समांतर आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो सवाल नंबर 34 देखेंगे। सवाल नंबर 34 आप लोगों के सामने है। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव से दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव से दूरी 2r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तब ए कह रहा है E2 बराबर होगा, सॉरी इसमें गलत लिखा है, E2 बराबर -E2/r। तो चलिए ऑप्शन भी गलत होगा ये।
बी है E2 बटे बराबर होगा E2 बराबर होगा माइनस E1 बटे 16 और सी होगा E2 बराबर E1 बटे 16 और डी होगा E2 बराबर E1 बटे 8। तो पहला तो ऑप्शन गलत ही दे रखा है, ये जो हो ही नहीं सकता। E2 बराबर माइनस E2 बटे 8 कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव, अब मान लीजिए अच्छी स्थिति में माइनस क्यू है प्लस क्यू है, और अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इनके कारण परिणामी तीव्रता इधर तो आती है। अब निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, जब तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तो इसके कारण तीव्रता इधर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तीव्रता इधर हुई और एक तीव्रता इधर हुई। तो तीव्रता की जो दिशा होगी, मतलब कुल मिलाकर के जो तीव्रता होगी, अगर मान लो ये E1 है और ये E2 है तो इसका मतलब E1 और E2 के बीच ऋणात्मक संबंध होगा। तो आप ऐसे ही कंपटीशन में क्लियर कर सकते हैं कि ऋणात्मक कौन कौन है। तो ऋणात्मक A है, तो A तो होगा ही नहीं क्योंकि E2 बराबर माइनस E2 बटे 8 है, और B है E2 बराबर माइनस E1 बटे 16। तो मैंने तो बहुविकल्पी ने ऑप्शन से आपको लगाना बता दिया ट्रिक के माध्यम से। अब आप जानेंगे कैसे सवाल लगेगा। तो भाई अच्छी स्थिति में 1/4πε0 क्या होगा 2p/r3, और निरक्षीय स्थिति में कह रहा है आवेशों की जो दूरी है वो दुगनी कर दी जाए। दूरी क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। तो जब दूरी दुगनी कर दी जाएगी आवेशों के बीच की तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और 2p, और दूरी दुगनी कर दी गई तो 2r3। अब चूंकि ये कह रहा है सॉरी निरक्षीय स्थिति में कह रहा है तो p/2r3 हो जाएगा। तो E2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 p बटे 8r3। तो बेटा अब E1 को E2 से भाग कर दे, E1 बटे E2, तो E1 बटे E2 बराबर आ जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा 2/1 और नीचे बचेगा 1/8, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। E1 बटे E2 बराबर हो जाएगा क्या 16। तो यानी कि E2 बराबर क्या आ जाएगा, तो E1 बटा 16 बराबर E2, तो E2 बराबर आ जाएगा E1 बटा 16। लेकिन कि दिशा किधर है, एक की दिशा इधर है और एक की दिशा क्या है इधर है, तो इस वजह से ये दूरी क्या हो जाएगी, तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस E1 बटे 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सही है बी। अब आप लोग सवाल नंबर 35 देखेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने 20 प्रश्नों की श्रृंखला लाया था और 15 पीछे करवा चुका हूं, तो 15 और 20 35, यानी 35 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय हो गए। इसके बाद आपको मिलेंगे क्या न्यूमेरिकल, और हम कल से ईश्वर ने चाहा तो फिर एक नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे, नया चैप्टर, और इसका न्यूमेरिकल साथ साथ चलता रहेगा, जिससे आप लोगों का सिलेबस पीछे ना होने पावे। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, तभी आप लोग क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं यदि एक दिन गैप कर देंगे तो आपके पास जो क्लास का लोड है वो बढ़ता चला जाएगा, तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। और हमने मैथ की क्लास आपको आज दी है, आप लोग क्लास देखिएगा। अब मैथ की भी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करती है। तो ध्यान दीजिएगा, वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है कि जो मान लीजिए कोई राशि आपकी ए है तो ये प्रोपोर्शनल हो 1/r², यही व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। मान लीजिए कोई राशि ए है तो ये प्रोपोर्शनल क्या है 1/r², यही आपका क्या है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो पहला कह रहा है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा एक बिंदु आवेश जैसे क्या है Q है और इसके कारण दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाइए और उसको देखिएगा, आपके चैनल पर वीडियो बड़ा हुआ है Q/r²। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। तो ये ऑप्शन तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन कर रहा है। दूसरा, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। सी वाले ऑप्शन को पहले देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बेटा वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में, वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में तो B बराबर होता है क्या 1/4πε0 और ये होता है क्या p/r² होता है।
P अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब B प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर के। तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन कह रहा है एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लीजिए कोई गोला है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब इस गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। तो जो बी वाला ऑप्शन था कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले हैं क्या, E बराबर होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। तो इसका मतलब ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आज हमारी 20 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट कुछ ही बच्चे करते हैं, सभी बच्चे जितने लोग वीडियो देखते हैं वो सभी कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस थोड़ा हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारी तभी मिल पाएगी जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन का बटन दबाए रहेंगे। तो अब हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।